हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग ये बात करने वाले हैं कि भैया लास्ट वाली वीडियो के अकॉर्डिंग जितने भी मैथमेटिक्स के इजी वाले चैप्टर्स जो हैं, इजी वाले जो पोर्शन है, इजी वाले जो एरिया हैं, कहाँ से इजी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सभी चैप्टर्स के अंदर जी वाले जो टॉपिक है इंडिविजुअल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भैया वो कौन से टॉपिक है जो हमको लास्ट टाइम एज रिवीजन के रूप में कर लेने, ताकि हमारे जो 8 से 10 क्वेश्चन की जो टारगेट लेकर चल रहे हैं अप्रोक्सीमेट वो टारगेट पूरा कर दें। अगर हमने देखा होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर अपन ये डिस्कस कर लिया था कि भैया फर्स्ट वाला अटेम्प्ट जो हुआ था उस फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक थे हमने डिवाइड कर लिए थे कि अप्रोक्सीमेटली 10 जो टॉपिक थे वो इजी वाली कैटेगरी के अंदर से आए थे। अप्रोक्सीमेटली जो इजी वाली कैटेगरी वो कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन थे, और जो मॉडरेट थे वो भी अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और जो हार्ड लेवल के होते हैं वो भी 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली एग्जाम में आते हैं। अब कुछ भी मान लो भैया हार्ड के अंदर से अपन को कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ये अपन मान के चल सकते हैं क्योंकि अपन को टोटल मिलाकर ओवरऑल 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 25 अटेम्प्ट में से ध्यान रखना ओनली 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा भैया क्या इजी होते हैं, बस अपन को छांट कर ढूंढ कर निकालने होंगे कि वो इजी क्वेश्चन कौन से। ये अपन लास्ट वाले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे, और वो 10 क्वेश्चन कौन से हैं, वो 10 क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं ये अपन डिस्कस कर चुके थे उस वाले वीडियो को। अगर आपने वो लास्ट वाली वीडियो हमारी नहीं देखी उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जरूर जाकर उस वीडियो को चेक करना, ठीक है ना। वहां से आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई कौन से चैप्टर हैं जो कि ज्यादा ईजी हैं, उनके चांसेस ज्यादा रहते हैं हमेशा। और ये लास्ट ईयर की बात करें तो भी सेम चीज रहने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर ये डिस्कस कर लेते हैं भैया लास्ट के जितने भी दिन बचे हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़ा स्टूडेंट्स के अंदर एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है, वो ये कि एग्जाम जो होगा जेई का वो 21 को होगा सेकंड वाला अटेम्प्ट या फिर 30 को होगा, मतलब जेई मेन का सेकंड वाला जो सेशन है उसके स्टार्टिंग में होगा या एंडिंग में होगा। अगर अपन लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर सेकंड वाला सेशन एंडिंग में हुआ था जेई का, स्टार्टिंग में नहीं हुआ था। तो अभी तक ये हमको पता चलेगा जब एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने से पहले हम ये चीज अंदाजा नहीं लगा सकते, पता नहीं लगा सकते कि हमारा एग्जाम स्टार्टिंग में होगा या पहले होगा, ठीक है ना। तो खैर जब भी अगर स्टार्टिंग में होगा तो हमारे पास ओनली 4 से 5 दिन ही बाकी है, उससे भी कम दिन बाकी है, ओनली 3 से 4 दिन बोल सकते हैं। और अगर हमारा एग्जाम एंडिंग में होगा तो हमारे पास 10 से 15 दिन बाकी है, ठीक है। खैर अगर मैं आपको ओनली इस वीडियो के अंदर ये बात करने वाला हूं कि हमको 3 से 4 दिन मिनिमम जो बचे हैं उसके अंदर हमको किन टॉपिक का रिवीजन करना है। अब यार ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है ताकि उसका हम फिर से रिवीजन कर लें, और कौन सा टॉपिक हमारा पहले पढ़ा हुआ नहीं है, ठीक है, उसको हमको अभी के लिए छोड़ना होगा, क्योंकि अभी हम बिल्कुल नए वाले टॉपिक के ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर ये ध्यान रखना कि जो टॉपिक मैं आपको बोलने वाला हूं उसके अंदर से हमको जो टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा है अभी तक एक भी बार, उस वाले टॉपिक को हमको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है रिवीजन करने का। अभी हमको नए वाले टॉपिक के ऊपर नहीं जाना है, ओनली रिवीजन करना है, क्लियर है। तो बात स्टार्ट करते हैं। देखो इजी वाले चैप्टर्स के अंदर अपन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो पहला नंबर का चैप्टर था वो हमारे पास कौन सा है, इसको एक बार अपन मिटा देते हैं। जो नंबर 1 वाला चैप्टर था वो हमने आपसे देखा था वो था सीक्वेंस एंड सीरीज। अब यार सीक्वेंस एंड सीरीज अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन आना फिक्स होते हैं, एक कभी-कभी 1 क्वेश्चन भी आए थे, कभी-कभी 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आए थे, वो 5 क्वेश्चन कभी-कभी आ जाते हैं, किसी किस्मत अच्छी होती है, ठीक है ना। क्योंकि मेनली क्या होता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज से सब क्वेश्चन जो होते हैं अधिकतर वो क्वेश्चन इजी ही बनते हैं। देखो अगर यहाँ पर मेनली टॉपिक की बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर हम ध्यान देंगे जो पहला टॉपिक है वहां पर आता है एपी और जीपी, ये बार-बार कुल मिलाकर 2 ही टॉपिक है भैया। एपी और जीपी जो लास्ट में फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन आया था वो भी सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल था जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकालना था और कुछ आपको फाइंड करने के लिए बोला था, कुछ छोटी सी टर्म थी, मतलब वो जनरल टर्म पता होना चाहिए भैया। तो एपी जीपी को हमको याद कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से, एपी और जीपी की जनरल टर्म, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाता है, इनके बीच इनका रिलेशन है। एक और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसी के अंदर, वो हमारे पास कौन सा है, एएम एंड जीएम, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के अंदर जितने हमारे पास इनके जो कॉमन डिफरेंस होता है, इनको कॉमन रेशियो होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये सब चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं भैया, आराम से हम इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर किसी के क्लियर होते हैं तो जेई के जितने भी क्वेश्चन आते हैं 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से चैप्टर से इजीली बना सकता है, ठीक है ना। तो अगर मिनिमम 1 क्वेश्चन भी मान के चलते हैं तो भैया इस वाले चैप्टर्स के अंदर ये सारे टॉपिक अच्छे से कर लेने, इन दोनों चीजों की जनरल टर्म के साथ साथ पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके अंदर एएम जीएम के बीच में क्या रिलेशन है, इसके अंदर कैसे हमको सीरीज बनती है, उसमें क्या जनरल टर्म होती है, मतलब मोटा बात करूं तो इस वाले चैप्टर को हम पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। मैं ये तो बात हुई इसकी सबसे नंबर 1 जो इजी वाला चैप्टर्स। नेक्स्ट चलते हैं इजी के अंदर जो आता है वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ। 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि हमको पूरे करने होंगे। एक तो इसके साथ साथ हमारे पास कौन सा
स्टैटिस्टिक्स, जो कि मैं आपको लास्ट वाले वीडियो के अंदर ही बोल चुका था कि स्टैटिस्टिक्स यार ट्राई करेंगे पूरा वाला चैप्टर हम कर लें, 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। इसके अंदर मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह सब चीज़ों के बारे में हमको ध्यान रखना है, उसके बीच में क्या रिलेशन है वो हमको पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के बारे में। क्वेश्चन 90% है, आ भी सकता है, 10% नहीं भी आ सकता है, फिक्स नहीं कह सकते। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद एक होता है हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन फिक्स नहीं है, 90% चांस आ सकता है। हाइट एंड डिस्टेंस बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, आराम से इजीली कर सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी अच्छे से कर लेंगे। इसी के साथ एक जो आता है क्वेश्चन वो होता है कहाँ से, MR, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। ये टॉपिक ऐसा है जहाँ से 101% क्वेश्चन आना फिक्स होता है। लास्ट अटेम्प्ट उठाकर देख लो, लास्ट पेपर उठाकर देख लो, मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन आना तय ही होता है, फिक्स ही होता है। इस वाले चैप्टर को भैया छोड़ करके ही जाना है, छोड़कर नहीं जाना है। 3 से 4 घंटे लगेंगे, अगर आपने नहीं भी पढ़ा इस चैप्टर को तो आप ओनली 3 से 4 घंटे के अंदर पूरे चैप्टर को कर सकते हो इजीली, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग वाला चैप्टर अगर कर लेते हो तो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया अगर कर लेते हो तो, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, इसको आराम से कर लेना, कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जितने भी तरह की इसमें छोटी छोटी टर्म्स आती है, कन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव, जो भी तरह की टर्म आती है इसमें, वो सब हमको अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग का शॉर्ट एक बिल्कुल आता है ये क्वेश्चन, यहाँ से सीक्वेंस सीरीज एक क्वेश्चन इजी बनता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। और स्टैटिस्टिक्स, हाइट एंड डिस्टेंस दोनों में से मिलाकर एक क्वेश्चन बनने के चांस यहाँ 90 to 95% होते हैं, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है कि 2 से 3 क्वेश्चन इन टॉपिक से मिलाकर फिक्स हो जाना है, और भैया हमको करना ही है, चाहे किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम लिखेंगे साथ साथ में, कॉपी एक पेन के अंदर लिखते चलेंगे यार, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो हमको क्या करना, साथ साथ में जल्दी जल्दी बिठाना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करेंगे वो हमारे पास है यार कौन सा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब यार मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर अच्छा खासा वेटेज लेकर चलता है, और ये मॉडरेट लेवल का है, ज्यादा हार्ड नहीं बोल सकते अपन इसको, इजी और मॉडरेट के बीच में। अब मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स से क्वेश्चन जब बनते हैं ना तो कुल मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, उसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है हार्ड आ जाए, पर लेकिन चांस होते हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन इजी भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। मेनली एक क्वेश्चन तो भैया इजी आता ही है। मेनली जो टॉपिक हमको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना कि मैट्रिक्स के अंदर एक तो सिमेट्रिक और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ये हमको भैया पता होना चाहिए, ठीक है ना। जब वर्ड आता है ना क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। नेक्स्ट हमको पता होना चाहिए ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसको कहते हैं वो कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट हमको ये पता होना चाहिए कि भाई एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स वो कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट हमको ये पता होना चाहिए मोस्ट इंपोर्टेंट इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, उसका क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए सब कुछ एकदम क्लियरली अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर भी इतना ही है, मैट्रिक्स के अंदर जो जो मैंने आपको नाम लिया, ठीक है, चाहे वो एक ट्रांसपोज हो गया या फिर बात करते हैं एक इनवर्स हो गया, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेनली जो ये टॉपिक ज्यादा है इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। यहाँ पर जो है डिटरमिनेंट्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं 2 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इससे आ सकते हैं डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है भैया वो है हमारे पास क्या है, इसकी सभी की सभी प्रॉपर्टीज, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं अप्रोक्सीमेटली शायद 9 या 10 प्रॉपर्टीज है डिटरमिनेंट्स की, कि रो कॉलम के अंदर जितनी भी तरह की प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेशन वाली, पावर वाली, जो भी क्वेश्चन या प्रॉपर्टीज है वो सभी प्रॉपर्टीज हमको याद रखें। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर बना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं हमारे पास है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये 100% टॉपिक इसको मान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब कि कुल मिलाकर चांस जो है ना यहाँ पे अधिकतर चांस इस वाले टॉपिक से आते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसके अंदर भैया 3 केस बनते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एक हमारे पास होता है, नो सॉल्यूशन एक हमारे पास होता है, क्या चीज, यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपको पता होगा, सुना हो आपने कि 3 कंडीशन होती है सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर, इन 2 वेरिएबल इन 3 वेरिएबल। इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन बोलेगा या फिर बोलेगा नो सॉल्यूशन या फिर बोलेगा यूनिक सॉल्यूशन या फिर ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन भी, सब तरह के केस हमको पता होना चाहिए और कंडीशन हमको पता होना चाहिए। डायरेक्ट कंडीशन लगानी है, आंसर निकालना है, कंडीशन लगानी है, आंसर निकालना है, बस। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे। फर्स्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, उसके अंदर आपको इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन दे दी थी, ठीक है। और लास्ट भी क्वेश्चन यहाँ से आया था भैया, ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा एक डिटरमिनेंट्स के अंदर एक और आता है, इसको बोलते हैं यार एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ तक करेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स अच्छे से, हमको 1 से 2 क्वेश्चन चांस से यहाँ से बना लेंगे। अब तक हम अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चन शॉर्ट 100% कर चुके हैं। जितने भी टॉपिक मैंने लिखे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ भी आपको बन चुके हैं, जो कि इजीली कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। बस प्रैक्टिस होना जरूरी है, चीजों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना भैया जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो चैप्टर में बोलने वाला हूँ वो चैप्टर हम बात करेंगे इसकी इंटीग्रेशन की। देखो इंटीग्रेशन मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर बोला था कि इंटीग्रेशन को मैंने इजी में नहीं डाला था, मैंने इसको डाला था मॉडरेट में, मैंने इसको मॉडरेट के अंदर डाला था।
ठीक है ना। पर लेकिन मैं इसको साथ साथ में बोलूंगा, ये मॉडरेट के साथ साथ इजी के अंदर भी आ जाता है। ओके, ये दो सेक्शन में डिवाइड होता है। पहले बात करते हैं अपन इसकी इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। एक हमारे पास कौन सा होता है भैया यहाँ पे, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ध्यान देंगे, अगर आप इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन को नहीं कर पा रहे हो, भैया टाइम नहीं है, ये थोड़ा बड़ा भी है, तो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन को तो कर ही लेना है। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है P9 P8 तक कुल मिलाकर लास्ट वाली एक्सरसाइज, ठीक है, लिमिट लगानी पड़ती है A to B वाली लिमिट, ये सभी क्वेश्चन जितने भी लिमिट वाले क्वेश्चन है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन यहाँ से क्वेश्चन आना 101% फिक्स होता है। अगर आप ये कर लेते हो, इसके क्वेश्चंस कर लेते हो, जितने भी एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उसके सॉल्व एग्जांपल्स भी देख लेते हो सकता है वैसा एग्जांपल भी रिपीट हो जाए, उस टाइप का क्वेश्चंस भी आ जाए वैल्यू चेंज करके, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट भी आप सब प्रॉपर्टीज के साथ साथ इस वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो जरूर उसका रिविजन कर लेना। पर लेकिन ये बोलता हूँ, चाहता हूँ एक और चीज, अगर जिसने अभी तक इंटीग्रेशन को हाथ भी नहीं लगाया है तो वो अभी हाथ लगाने का टाइम नहीं है भैया, ठीक है ना। अगर पेपर 21 को होता है तो ठीक है, अगर पेपर एट द एंड जेईई के लास्ट सेशन में होता है 10 से 15 दिन बाद, तब जरूर आप इस चीज को कर सकते हो, डिफाइनाइट वाले इंटीग्रेशन को। पर लेकिन अगर पेपर 3 से 4 दिन बाद भी होता है, तब जरूर आप इस वाले चैप्टर को अभी हाथ नहीं लगाएंगे अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने पहले पढ़ा है तो जरूर इसका रिविजन करें, इसका ओनली डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का रिविजन कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेस्ट है कि फायदा करेगा लास्ट में, ठीक है ना। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं ओनली इस वाले टॉपिक से। एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट से बनता है, पर इसके चांस 100% नहीं बोल सकते, 95% चांस है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देंगे यार, इंटीग्रेशन के बाद जो नेक्स्ट वाला चैप्टर आता है ना, इसका जस्ट अगला चैप्टर, वो बोलते हैं कौन सा, ये लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं डीई, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन यहाँ से 100 आता है और जो कि 101% फिक्स होता है। कहाँ से? डिफरेंशियल इक्वेशन से इक्वेशन आना फिक्स होता है। बट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई इंटीग्रेशन किसी को नहीं भी आता है तो भी वो इजीली, इसको थोड़ा बहुत नॉलेज इंटीग्रेशन का, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन वो आराम से कर सकता है। भैया डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैं ओनली 2 टॉपिक बोलना चाहता हूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला आता है कौन सा, आपने पढ़ा भी होगा यार, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड के अंदर क्या करते थे, सभी वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं, लेफ्ट वाले लेफ्ट, राइट वाले राइट में, एक्स और वाई वाले, और सॉल्व कर देते हैं सिंपल इंटीग्रेशन लेकर। ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। या तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, या फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमारी जो बुक है, हमारे बुक की लास्ट वाली एक्सरसाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर हम बात करते हैं dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस फॉर्म की कुछ इक्वेशन आती है, उसके बाद हम उसको p और q कांस्टेंट निकाल लेते हैं, फिर e की पावर इंटीग्रेशन dx, ऐसा कुछ करके जो भी चीजें लेते हैं और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। स्टेप भी भैया फिक्स है। 100% जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आने के चांस ज्यादा होते हैं किससे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करनी है, एक क्वेश्चन आता है। क्लियर आता है भैया? ये क्लियर हो, ये जो कर सकता हो, जो अगर पहले से पढ़ा हो पहले तो जरूर इसका रिवीजन करें, और ये चीज जो हम आराम से कर सकते हैं, आपने पहले इसको थोड़ा बहुत देखा भी है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आराम से रिवीजन कर सकते हो। और 2 चीज मैंने आपको बता दी भैया, इन दोनों चीजों का अच्छे से रिवीजन हमको कर लेना है, ठीक है ना। ये तो बात हुई यार, अब तक जो बात कर चुका हूँ अप्रोक्सीमेटली बात करूँ तो 5 क्वेश्चन, मैं 5 क्वेश्चन अब तक अपन ले चुके हैं, जो कि एक फॉर शॉर्ट टॉपिक 100% आना फिक्स है, ठीक है ना। चलो मिनिमम 4 मान लेते हैं भैया, 5 तो क्या, अभी 4 मान लेते हैं, आगे देखते हैं, आगे और भी सारे बहुत सारे टॉपिक्स है, ठीक है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं जो है, एक बात करेंगे अपन डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है हमारा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लास 12 का चैप्टर है डिफरेंशिएशन। इसके अंदर भी जितने भी चीजें हैं, जहां भी अपन dy/dx करते हैं, dy/dx स्क्वायर करते हैं, ठीक है, सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, जो भी अपन करते हैं, ये भी हमको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसके अंदर एक आता है, आपने पता होता है यार, LMVT, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसके साथ एक और आती है कौन सी, रोल्स थ्योरम। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से चांस अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एक में से आ जाएगा, कोई सी भी एक थ्योरम में से, या तो LMVT या रोल्स थ्योरम। दोनों की कंडीशन हमको पता होती है यार, दोनों की कंडीशन लगानी होती है, आंसर निकालना होता है। कुल मिलाकर तीनों के अंदर दोनों के अंदर 3 स्टेप्स है, सिंपल है, बिल्कुल ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस कंडीशन पता होनी चाहिए, आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन नहीं भी आता है तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सिंपल dy/dx करके क्वेश्चन आएगा, जो कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन फिक्स होता है, एक क्वेश्चन आता है AOD से, जिसको बोलते हैं क्या, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ से क्वेश्चन आना 2 टॉपिक होते हैं मेनली, एक होता है हमारे पास कौन सा, मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन आ जाए, या फिर इसके अलावा एक हो सकता है कौन सा, टेंजेंट एंड नॉर्मल से क्वेश्चन आ जाए। लास्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर दोनों से आया था, मैक्सिमम मिनिमा से भी आया था, टेंजेंट नॉर्मल से भी आया था, दोनों से भी आ सकता है, एक से भी आ सकता है भैया, ठीक है। तो ये दोनों तो भैया हमको पता होने चाहिए, मैक्सिमम या टेंजेंट से नॉर्मल्स।
और अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम मिनिमम ट्राई करना पता हो, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की बेसिक पता हो भाई कैसे इक्वेशन निकाली जाती है, और इक्वेशन दी हो पॉइंट दिया हो तो जो पूछा है छोटी मोटी चीजें कैसे निकाली जाती है। इजी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ट्राई करेंगे दोनों टॉपिक अच्छे से कर ले हम। किसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर तो बहुत पूरा चैप्टर इजी है, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ी बात नहीं है, डिफरेंशिएशन आज के जमाने में कोई भी कर सकता है, ठीक है ना, हम आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके क्वेश्चन को पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जाकर चेक करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन हो रहे थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते, अगर आपने लास्ट क्वेश्चंस के 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस भी कर लिए किसी भी चैप्टर के, अगर आप लास्ट 10 क्वेश्चन उठाते हो इस चैप्टर को करने के बाद उसमें से 5 क्वेश्चन भी कर लेते हो, इसका मतलब आप अगले वाले अटेम्प्ट के अंदर जो आ रहा है इसके अंदर आप वो क्वेश्चन जो भी आएगा वो आप कर दोगे, ये चीज की गारंटी मैं देता हूँ। अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर देते हो, पूरा 10 के 10 होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन हार्ड भी आ जाते हैं, इसको दिक्कत नहीं है, पर लेकिन चांस जो होते हैं वो मॉडरेट है, ईजी के होते हैं, मेनली जो चांस होते हैं, ठीक है। यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना, ये इसमें किसके, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कोण, सिलेंडर, स्फीयर, जो भी हम चीज पढ़ते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले इस मैक्सिमम मिनिमा के अंदर बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो फॉर्मूले की एक लिस्ट पता होगी हमको कैसे मिल जाएगी, ये फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए, ठीक है ना। वैसे मैंने जो नोट्स दिए थे मैथमेटिक्स के उसके अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं यार, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 2 टॉपिक और ज्यादा इंपोर्टेंट बचे हैं, बाकी अपन ऑलरेडी मेन कर चुके हैं। अच्छा एक छोटा सा एक और यार, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो कौन सा था हमारे पास, इंटीग्रेशन का चैप्टर था ना, इंटीग्रेशन जस्ट बाद आता है। एरिया अंडर द कर्व मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जहाँ पर किसी कर्व का एरिया निकालते, चाहे हमारे पास यार वो आपको बोला है कोई पैराबोला दे दिया, कोई लाइन दी जिसको कट कर रही है, इसके अंदर जो ये एरिया इंक्लूड हो रहा है, ये वाला एरिया जो शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया निकाल दो, दिस कर्व माइनस दिस कर्व, जो भी अपन करते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, जो भी आपको लिमिट दे दी होगी, ये वाले क्वेश्चन भी भैया चांस होते हैं, पर लेकिन इनके चांस भाई 50-50% है। इसके क्वेश्चन आ भी सकते नहीं भी आ सकते। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पढ़ाओ अच्छे से तो इस चीजों को थोड़ा बहुत रिविजन कर सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं इसमें, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट के नाम पर इतना कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है ना, वो अपन बात करते हैं यार किसकी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर है। मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना 3D से, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वो क्वेश्चन इजी होते हैं, जितने भी पूछे गए हो आज तक का रिकॉर्ड है यार, ठीक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यार 2 से 3 क्वेश्चन जो है जितने भी है हमारे को पता करना कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं। देखो यार बात करूंगा मैं कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हमको ये पता होना चाहिए भैया, जो क्लास 12 की हमारे पास जो चैप्टर है, सबसे पहले तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक टर्म को पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो जिसने इस चैप्टर को पहले पूरा अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है, मतलब लगभग कुछ भी याद है, वो जरूर इन चीजों का रिविजन करे जो मैं आपको बोलने वाला हूँ। पर जिसने इस चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाया हो, अगर जेई का अटेम्प्ट बाद में होता है, आपके पास टाइम अच्छा खासा है, तो इस चैप्टर को जरूर हाथ लगाना है, हमको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। और जो टॉपिक में बोलने वाला हूँ वो टॉपिक तो हमको अच्छे से कर लेना है बस, ठीक है ना। देखो पहले ध्यान रखना है कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, किसी भी लाइन का, किसी प्लेन का लाइन का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है हमको पता होना चाहिए। सिंपल बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले आती है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के 2 फॉर्म होती है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। दोनों फॉर्म हमको पता होना चाहिए कि भाई कार्टेशियन फॉर्म कौन किसको होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन की कार्टेशियन फॉर्म किस फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म के अंदर इक्वेशन कौन सी और कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन कौन सी है, ठीक है ना। बोलने का मतलब ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन क्रॉस करती है उनके बीच में एंगल बनता है, उसका फॉर्मूला क्या है वो हमको पता होना चाहिए, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है ना। मैं बात करता हूँ, सुना आपको यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ मैं, लास्ट ईयर के फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर उठाकर देखना, लास्ट ईयर के जेई का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट का, उसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा था कि 2 लाइन के बीच में एंगल दे रखा है, बताओ तो कितना है, बस 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, एंगल निकालना, सिंपल फॉर्मूला लगाना भैया, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला लगाना था बस, क्लियर तक। तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं बस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन के बीच डिस्टेंस, चाहे लाइंस 2 तरीके हो सकती है, चाहे तो लाइंस पैरेलल हो, आप बोला कि डिस्टेंस निकालनी है आपको, ये वाली डिस्टेंस निकालनी डी, चाहे लाइन हो स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइन तो समझते हो, स्क्यू लाइंस मतलब होता है कि यार जो एक्चुअली में ऐसी कुछ लाइन होगी, ऐसी कुछ स्क्यू लाइंस मतलब होता है कि यार जो लाइन ना तो पैरेलल होगी और ना ही इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है ना। मतलब एक लाइन की किसी और डायरेक्शन में जा रही है, एक लाइन किसी और डायरेक्शन में जा रही है, ना तो पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग है, इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, सब आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना, नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर आगे बढ़ेंगे तो आता है इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन या फिर इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। भैया हम तो ये नहीं करना चाहते हैं, हम तो कुछ और बता दो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे पास कौन सा ध्यान देना, एक तो पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन।
इस लाइन को एज अ मिरर मान के मैं इस पॉइंट की इमेज यहाँ लूंगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका क्या प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस भैया फिक्स है कि कैसे निकाला जाता है। इस पॉइंट की, इस लाइन को मिरर मानते हुए इमेज, इस लाइन की इक्वेशन हमको दी होगी, पॉइंट हमको दिया होगा, पॉइंट और हमको ये वाली चीज निकालनी होगी, ठीक है। जो भी चीज हमको दी होगी, जो भी चीज नहीं दी होगी, वो सब हमको कैलकुलेट करके निकालना होता है। बिल्कुल सिंपल इसका प्रोसेस है। ये भैया टॉपिक बार बार रिपीट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस, मिरर वाले में, मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस लास्ट वाले अटेम्प्ट के अंदर भी आया था। इसके अंदर कौन सा होता है, एक पॉइंट है और इसको मान लो तो प्लेन, तो इस पॉइंट की, इस प्लेन के रिस्पेक्ट के अंदर क्या इमेज बनेगी, इस प्लेन को एज मिरर मानते हुए क्या इमेज बनेगी। ये भैया दोनों कॉन्सेप्ट है, प्लेन के अंदर और लाइन के अंदर, दोनों में कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज वाला। ये वाला कॉन्सेप्ट इनको कर लेना है, ठीक है ना, एज रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अगर इसी में बात करें तो यहाँ पर आएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन के अंदर भी सेम वेक्टर फॉर्म के अंदर और कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, दोनों फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ प्लेन हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हुए हमारे पास जो है वो एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो लाइन के बीच में एंगल था, वैसे दो प्लेन अगर कट करें तो उनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। या फिर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एक लाइन और एक प्लेन आपस में कट करता है, उनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, उसका एंगल का फॉर्मूला क्या है। कोई भी लाइन, एंगल की बात कर रहा हूं मैं जहां पर भी, उसके अंदर कोई भी लाइन, दो लाइन, तो वो जब परपेंडिकुलर होगी तब क्या कंडीशन होगी, a डॉट b इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर बात करेंगे जो b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, उन दोनों की पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अगर पैरेलल होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। ये जो कंडीशन है छोटी छोटी, ये हमको भी पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन। पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकली जाती है, पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस। दो लाइंस, तीन लाइंस, जो भी है लाइंस के अंदर कोप्लेनरिटी की कंडीशन कैसे लगाई जाती है, वो यहाँ पर आती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इमेज वाला, जो अपन ऑलरेडी बात कर चुके इमेज का। इमेज का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, मैं बोलना चाहूंगा ऑल फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज है ना, जितने भी टॉपिक छोटे छोटे सारे टॉपिक्स है, ट्राई करेंगे सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आने के चांस ऐसे होते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और बार ध्यान रखना कि इसके अंदर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी रिक्वायरमेंट होगी। जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं ओनली फॉर्मूला याद करके ही जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक उस फॉर्मूले को अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, उसके ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब पता चलेगा फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है, तब इजीली हम इसके क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। बात ऐसी है। आगे चलते हैं यार। देखो नेक्स्ट इतना होने के बाद जो हम बात करूंगा लास्ट जो चैप्टर है इजी की कैटेगरी के अंदर, अब तक अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 लगभग मान के चलो तो 8 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली कवर कर चुके। अब तक बोलना जितना ही बोले वहां से 8 क्वेश्चन आएंगे, कितने 8 क्वेश्चन। अब बात करूं और 2 क्वेश्चन अगर निकालें, 1 से 2 क्वेश्चन और निकाले तो निकलता है कहां से यार, वेक्टर से। वेक्टर भी चैप्टर ऐसा है जो कि आपको मॉडरेट कैटेगरी के अंदर भी डाल सकते हैं, इजी में भी डाल सकते हैं। क्वेश्चन कहां से भी बन सकता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं मिनिमम बात करें तो, एक इजी और एक मॉडरेट से भी बन सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है दोनों मॉडरेट भी आ जाए, हो सकता है दोनों इजी भी आ जाए, ठीक है ना। मेनली जो कॉन्सेप्ट ध्यान दिया गया है वो हमको ध्यान रखना है। एक तो यार सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी, कोलिनियर वेक्टर्स, और एक आएगा बस कोप्लेनर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट। इसके बाद बात करते हैं जो यहाँ पर 2 बड़े बड़े टॉपिक्स है, वो हमारे पास कौन सा है यार, एक तो आता है डॉट प्रोडक्ट, एक हमारे पास आता है कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों को बिल्कुल पता होना चाहिए हमको। और साथ साथ के अंदर इन दोनों की ज्योमेट्रिकल जो भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल जो भी टर्म्स है, या फिर जो बात करते हैं ज्योमेट्रिकल जो भी रूल्स बना रखे, जो भी फॉर्मूलेज है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स इनके, ये कहाँ का ज्योमेट्री अप्लाई हो रहे हैं। जैसे बात करते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इस डॉट प्रोडक्ट से हम क्या बोलते हैं, कुछ बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं यार, ठीक है, बहुत तरह के एरियाज निकाल सकते हैं, ये हमको पता होगा, ठीक है। सिंपल अगर बात करो तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हैं ना, हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना, ऐसा करके हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल होते हैं 2, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, बहुत सारे तरह के एरिया हम निकाल सकते हैं, किससे, क्रॉस प्रोडक्ट से, उसका मैग्नीट्यूड लेकर हाफ से डिवाइड करके, ऐसा कुछ करके होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यार कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास हो चुका है। इसमें दो टॉपिक और है, एक तो हमारे पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक बोलते हैं एसटीपी, एक होता है हमारे पास क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी और वीटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये दोनों तरह के जो टर्म है भैया, इसके अंदर भी हम ट्राई करेंगे, इनके भी जो भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जितने भी ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले हैं वो सब हमको याद कर ले। इसके अंदर बात करते हैं जितने भी ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर अलग अलग तरह के एरिया ऑफ पैरेललोपाइड देखने को मिलता है, जो कि हमको देता है ये स्टेप से, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कर सकते हैं, बाकी उससे पहले हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हमको अच्छे से कर लेना है, उससे पहले हमको कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर पता कर लेने की क्या होते हैं, ठीक है ना, मेनली जो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा एक और मैं बात करना चाहता हूँ, अपन ने जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर की बात करी थी सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर,
इस सीक्वेंस सीरीज के अंदर एक छोटा सा टॉपिक रह गया जिसको हम बात करते हैं यार। सीक्वेंस सीरीज के अंदर सम ज्योमेट्री जो सम निकालना पड़ता है हमको। सीरीज का एक सीरीज दी जाती है कुछ नंबर्स की, उसका हमको सम निकालना पड़ता है, ठीक है। उसको बोलते हैं अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। एक टॉपिक आता है यहाँ पर, ठीक है, सम वाला। वो वाला टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, दिखते रहे आपको। सीरीज दे दी होती है लंबी सी, उसका हमको सम निकालना होता है, जो कि सीक्वेंस सीरीज चैप्टर का ही पार्ट है। इसको भी अलग से चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपने पहले पढ़ा हो तो उसको जरूर रिवीजन करना है हमको। अगर पहले नहीं पढ़ा हो तो जरूर आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि टाइम इतना नहीं है। सीक्वेंस सीरीज के अंदर जो ज्योमेट्री सीरीज वाले क्वेश्चन है, सम ऑफ सीरीज निकालने वाले क्वेश्चन, उसको करने में टाइम लगता है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट होगी अच्छा खासी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो सब जो भी इजी चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं आपको ऑलरेडी अब तक 8 से 10 क्वेश्चन का कंटेंट हम बात कर चुके हैं। 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम बात करें तो 40 मार्क्स का ये कंटेंट मैंने आपके भी अपने डिस्कस किया है। इसके बाद अपने कुछ मॉडरेट चैप्टर की बात करें तो मॉडरेट के अंदर और आता है कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन के अंदर बात करें तो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर आपको जिसने अगर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इजी वाला ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसने कॉनिक सेक्शन भी पहले पढ़ा है। वह कॉनिक सेक्शन के अंदर कौन कौन से एरिया के ऊपर हमको फिर से रिवीजन अच्छे से करना है, वो ध्यान रखना कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन ध्यान रखनी है हमको। सभी टॉपिक्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन इन तीनों की, ठीक है ना। और फिर बात करें तो इसके अंदर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व, बात करते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। आज बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कोड विद गिवन मिडिल पॉइंट। ये अलग अलग तरह के छोटे छोटे टॉपिक्स है कहां पर कॉनिक सेक्शंस के अंदर, जिसने अगर पहले पढ़ा होगा जरूर यार इन चीजों का रिवीजन अच्छे से करें। नेक्स्ट यहाँ सेम आता है सर्कल्स के अंदर। सर्कल के अंदर भी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल और सेम कोड, जो भी कोड हमारे पास है नॉर्मल, जो भी चीज सर्कल के ऊपर जो भी चीज अप्लाई हो रही है, ठीक है। कोड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, जो भी चीज सर्कल होगी, जो भी टेंजेंट की कंडीशंस होगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, दो जो एक पॉइंट से 2 लाइन जा रही है वो टेंजेंट टू द सर्कल है। ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत सारी बन जाती है अंदर, ठीक है। ये हमको कवर कर सकते हैं। एक चैप्टर और आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, जो कि एक मॉडरेट लेवल की कैटेगरी में आता है। स्ट्रेट लाइन के अंदर छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर एक आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन कौन सी होती है? देखो छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं। स्लोप ऑफ लाइन, लाइन की स्लोप कौन कौन से होता है, ठीक है। किसी भी लाइन की जो हमारे पास दिया होता है, कोई लाइन यहाँ से जा रही है ऐसा करके, उसका स्लोप क्या होगा? स्लोप बात करो तो एम बराबर थीटा बराबर, इसको बोलते क्या चीज, टेन थीटा। स्लोप बराबर टेन थीटा। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बेसिक ज्योमेट्री है स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो हम चाहे तो देख सकते हैं इस चीज को भी, ठीक है ना। ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। जो मैंने नोट्स आपको दिया उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे डाल रखा है, जो कि लास्ट वाले वीडियो के अंदर भी दिया था, इस वाले के अंदर भी दे रखा है, ठीक है। आप चाहो तो जरूर उसको देख सकते हो, इस पर इससे गो थ्रू हो सकते हो। बिल्कुल बेसिक चीज यहाँ पर है। ट्राइंगल से रिलेटेड भी है। ट्राइंगल के सेंट्रोइड किसको कहते हैं, इन सेंटर क्या होता है, ट्राइंगल का सर्क्यूम सेंटर क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाले जब आपको तीनों कोऑर्डिनेट नहीं दे रखी हो, कुछ और चीज दे रखी हो, तो उसका एरिया कैसे निकाले। ट्राइंगल के बहुत सारे एरिया होते हैं जो हम डिटरमिनेंट्स के अंदर पढ़ते हैं। 2-3 ट्राइंगल के क्वेश्चंस और होते हैं। एक आता है ट्राइंगल्स के अंदर कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है ना। ट्राइंगल्स के कोऑर्डिनेट भी होते, बोला कि अगर ट्राइंगल्स के तीनों वर्टेक्स अगर 0 हो जाए तो क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे, तभी तो ट्राइंगल के केस के अंदर तीनों पॉइंट जब 0 हो सकते हैं तीनों कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या होंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाई करेंगे, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। ऐसे करके चीजें कंडीशन पता होनी चाहिए। ये चीजें मेनली जो होती है बेसिक ज्योमेट्री के अंदर आती है, वो यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन नाटा जेई पूछता है। ये अपन लास्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है यार। तो इसी के साथ ज्यादा तो यार जितना करे यार उतना ही हमारे पास कम है, पर लेकिन मैं जितना कम समय के अंदर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ यार, मैं वैसे ही बहुत ज्यादा चीजें आपको बोल रहा हूँ। और 3 से 4 दिन बाकी, अगर जेई का फर्स्ट वाला जो दिन के अंदर पहले दिन के अंदर अगर एग्जाम होता है तो हमारे पास 3 से 4 दिन ही बाकी है। पर लेकिन अगर लास्ट वाले दिन एग्जाम होता है तो हमारे पास 10 से 15 दिन बाकी है, ठीक है। तो अगर लास्ट वाले दिन एग्जाम होता है तो बहुत ही बढ़िया यार, हमारे लिए थोड़ा सा हमको टाइम ज्यादा मिल जाएगा उसको करने के लिए। पर लेकिन अगर 3 से 4 दिन होता है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ यार, जो चीज मैंने बोली है उसमें से जो चीज आपने पढ़ी है, मैं एट द एंड आपको फाइनल यही बोलना चाहता हूँ यार, जो चीज मैंने अब तक बोला है उसमें से जो चीज आपने पहले पढ़ी है उसका रिविजन आपको करके जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना तो हमको कर लेना है। चाहे भले आपने 1 चैप्टर पढ़ा हो, चाहे 2, 3, 4, 5 जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हो, उनका रिवीजन आपको कर ही लेना है। देखो नया एक्स्ट्रा चैप्टर को हाथ नहीं लगाना है, बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक्स्ट्रा चैप्टर को हाथ मत लगाना, भी उससे कोई मतलब नहीं है। ओनली जो आपने करा है उसको कर लेना, बस वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है ना। और आप उन वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आने बस, बाकी 99% ऊपर अपने आप दे देगा, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं। बस यार एप्टीट्यूड के अंदर और ड्राइंग के अंदर हमको अपनी तरफ से पूरा पावर लाकर सॉल्व करने सब चीजों और खत्म करना है उन चीजों को, किसी कैसे भी करके चीजों को कंप्लीट कर देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, करके आना है बस, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यार, बाकी तो यार जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ और चीज़ चाहिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें।
और बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। और जाते जाते आपको छोटी चीज फिर से बोलना चाहता हूँ कि यार टॉपर की लिस्ट के अंदर नाम सबका आना चाहिए जो आज इस वीडियो को देख रहा है। भैया बोलते हैं पर लेकिन करके भी बताना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और करके बताएंगे यार हमें वो दम है, हमें पावर है, हमें कैपेबिलिटी है जो दूसरों में नहीं है, वो हमारे खुद के अंदर है। क्योंकि एवरीवन इज यूनिक, you are unique, you are unique and you will be the next topper, you will be the next topper।